जय हिंद साथियों, चहल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, करंट अफेयर की एक और शानदार क्लास में आपके लिए लेकर आया हूं, जहां हम बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज की, जो आपके लिए बेहद जरूरी रहने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक के साथ। देखते हैं आपका पहला टॉपिक कौन सा आता है बच्चों। देखिए, टॉप 10 वीकेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड बाय अक्टूबर 2025। अभी देखिए यहां पे टॉप 10 यानी कि दुनिया की 10 सबसे कमजोर पासपोर्ट की बात की गई है। मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं 10 दुनिया के सबसे कमजोर यानी कि वीकेस्ट पासपोर्ट की। अब ये बताइए सर कि पासपोर्ट वीक और स्ट्रांग कैसे होता है? इसमें कुछ वजन वाली बात होती है या क्या बात होती है? तो बिल्कुल यहां पे वजन वाली बात होती है, लेकिन वजन ये तराजू वाला वजन नहीं, वजन यानी कि इंपॉर्टेंस वाला वजन, महत्व वाला वजन। देखिए, कोई भी पासपोर्ट तब ज्यादा स्ट्रांग कहलाता है जब वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में बिना वीजा के ही ट्रेवल कर सकता है। सिर्फ पासपोर्ट ले जाए और ट्रेवल कर ले, या फिर उसको वीजा ऑन अराइवल मिल जाए। देखिए, दो तरीके से ट्रेवल किया जाता है, ठीक है, या फिर तीन तरीके से मान लीजिए। पहला जो आपका तरीका है वो क्या है? आप वीजा लेके जाओगे दूसरी एक कंट्री में, ठीक है। दूसरा क्या है? वीजा तो होगा लेकिन ऑन अराइवल होगा, ऑन अराइवल होगा। इसका क्या मतलब होता है सर? तो बताते हैं। देखिए, जो ऑन अराइवल का मतलब क्या है बच्चों, कि जब आप जाओगे ना तो आपको पहले से वीजा लेने की जरूरत नहीं है, आप उस कंट्री में चले जाओ। जैसे मान लो कि मैं थाईलैंड में गया, तो थाईलैंड में मैं जाऊंगा, वहीं पे वीजा अप्लाई करूंगा और वहीं पे एयरपोर्ट पे ही मुझे वीजा मिल जाएगा और मैं घूम फिर के आ जाऊंगा। समझे? वीजा ऑन अराइवल कहलाता है। और तीसरा होता है विदाउट वीजा, जिसमें हमें वीजा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तीसरा होता है विदाउट वीजा, वीजा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए, ये जो दो कैटेगरी है ना, ये डिसाइड करती है कि पासपोर्ट कितना ज्यादा पावरफुल है। जिस कंट्री में या जो कंट्री ज्यादा से ज्यादा कंट्री में ट्रेवल करता है बिना वीजा या फिर वीजा ऑन अराइवल, उसको हम क्या बोलते हैं? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट कहते हैं। क्लियर पॉइंट? यहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट कहते हैं। चलिए, तो यहां पे आप न्यूज में देखेंगे, खबरों में क्यों है? क्योंकि देखिए 2025 में ये जारी कर दिया गया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। अब ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या है? देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये बताता है कि कौन सा पासपोर्ट ज्यादा मजबूत है, ज्यादा स्ट्रांग है या ज्यादा पावरफुल है। क्लियर पॉइंट? अभी आप लोगों ने देखा कि पासपोर्ट ज्यादा स्ट्रांग या वीक कैसे होता है। अगर किसी पासपोर्ट को लेके मैं ज्यादा से ज्यादा कंट्री में बिना वीजा के चले जाऊं, ट्रेवल करके घूम फिर के आऊं, तो वो स्ट्रांग पासपोर्ट कहलाएगा। या फिर अगर किसी कंट्री में मुझे एंट्री ही ना मिले पासपोर्ट के बिहाफ पे, यानी कम से कम कंट्री में मैं ट्रेवल कर पाऊं, वो वीक पासपोर्ट आपका कहलाता है, यानी कमजोर पासपोर्ट कहलाता है आपका। क्लियर पॉइंट? तो यहां पे इसी का इंडेक्स जारी किया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बोलते हैं, यानी HPI बोलते हैं। 2025 का यहां पे रिलीज कर दिया गया है। जो ये क्या बताता है? हाईलाइट करता है, जो हमें बताता है वो नेशंस विद मिनिमम वीजा फ्री एक्सेस एंड पुअर ग्लोबल ट्रेवल मोबिलिटी। यानी कि ये वीकेस्ट का मतलब क्या है? कम से कम शहरों में वो बिना पासपोर्ट के बिना वीजा के जा सकता है, या फिर उसकी ग्लोबल मोबिलिटी, उसके जो सिटीजन्स हैं, उसके जो लोग हैं उस कंट्री के, वो कम से कम कंट्री में ही ट्रेवल कर सकते हैं बिना वीजा के। ये बताता है ये इंडेक्स। क्लियर पॉइंट? अभी देखिए, ये क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। देखिए, द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यानी HPI प्रिपेयर करता है कौन? हेनले एंड पार्टनर्स, एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, हेनले एंड पार्टनर्स। ये इस तरीके का इंडेक्स बनाता है, जिसको हम लोग हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के नाम से जानते हैं। क्लियर पॉइंट? ये क्या है? एक ग्लोबल सिटीजनशिप एंड रेजिडेंशियल एडवाइजरी फर्म है, यानी कि पूरी दुनिया में सिटीजनशिप को लेकर के, पासपोर्ट को लेकर के, ग्लोबल मूवमेंट को लेकर के इंडेक्स जारी करता है या फिर एडवाइजरी जारी करता है पूरी दुनिया को। ठीक है बच्चों? अभी जो रैंकिंग है ना, कि कौन सा पासपोर्ट ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा पासपोर्ट ज्यादा वीक है, ये कौन बताता है? बताता तो हेनले ही है, हेनले एंड पार्टनर्स ऑर्गेनाइजेशन ही बताता है, लेकिन किस बिहाफ पे बताता है? इसको डेटा कौन देता है, डेटा कौन प्रोवाइड करता है? तो डेटा प्रोवाइड करता है इसको IATA। IATA का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। क्लियर है पॉइंट? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन डेटा प्रोवाइड करेगा किसको? हेनले एंड पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन को। और हेनले एंड पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? उस पूरे डेटा पे डिसाइड करेगा रैंकिंग कि कौन सा पासपोर्ट सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और कौन सा वीक है। क्लियर पॉइंट? यहां पे अब यहां पे कितने डेस्टिनेशन की बात की जाती है? तो यहां पे 229 डेस्टिनेशन की बात की जाती है। अब ये डेस्टिनेशन का मतलब क्या है बच्चों? यहां पे देखिए, ये डेस्टिनेशन का मतलब क्या है कि कितने कंट्री में हम लोग जा सकते हैं।
देखिए टोटल जो हमारा पासपोर्ट है 199 कंट्रीज की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, 199 कंट्रीज। तो 199 कंट्रीज में कितने डेस्टिनेशन की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो 227 डेस्टिनेशन की बात करेंगे। यानी कि जब इंडिया के पासपोर्ट की मैं बात करूंगा, इंडिया का पासपोर्ट वीक है कि स्ट्रांग है, इस किस बेस पे करूंगा कि मैं यानी कि 227 डेस्टिनेशन में कितने डेस्टिनेशन पे जा सकता हूं बिना वीजा के। क्लियर पॉइंट। तो यहां पे टोटल डेस्टिनेशन कितने हो जाएंगे 227, और कंट्रीज कितनी हो जाएंगी जिनका आंकलन किया जाएगा, जो कि इस कंपटीशन में होंगी, वो 199 कंट्रीज होंगी। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जो सबसे स्ट्रांग की चले अच्छा सबसे स्ट्रांग की बात कर लेते हैं ना। पहले हमारा जापान हुआ करता था, पहले हमारा जापान हुआ करता था, लेकिन अब हमारा सिंगापुर है, याद रखना, ठीक है, याद रखेगा। लेकिन हम वीकेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वीकेस्ट सबसे कमजोर कौन सा है, तो ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान सबसे कमजोर है, जो सिर्फ और सिर्फ 25 डेस्टिनेशन में जा सकता है। उसके बाद सीरिया है 29 डेस्टिनेशन में, इराक है 31 डेस्टिनेशन में जा सकता है, पाकिस्तान है 33, यमन 33, सोमालिया 33, नेपाल 38, पैलेस्टीनियन टेरिटरी 38, लीबिया 39, बांग्लादेश 40 टेरिटरी में जा सकते हैं। यानी कि डेस्टिनेशन में ये लोग जा सकते हैं बिना किसी वीजा के। क्लियर पॉइंट यहां पे याद रखिएगा। तो ये जो वीकेस्ट पासपोर्ट का एक लिस्ट है, जो ये बताता है कि भाई साहब आपके इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे नहीं हैं, आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे नहीं हैं, आप दूसरे देशों के साथ ट्रेड अच्छा नहीं कर रहे हो, आपके देश में आतंकवादी गतिविधियां ज्यादा हैं, आपके देश की इमेज इतनी खराब है कि कोई आपसे रिश्ता ही नहीं रखना चाहता है। ये क्या बताता है इन सारे देशों के बारे में, यही सारे आंकड़े बताता है। क्लियर पॉइंट यहां पे। अब देखिए इनके जो खराब परफॉर्मेंस है, ये जो खराब परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, किस बेस पे डिसाइड होता है। देखिए जो 227 डेस्टिनेशन है ना, 227 डेस्टिनेशन, इसका मतलब 1 डेस्टिनेशन का मतलब क्या है यहां पे 1 पॉइंट। क्लियर है पॉइंट, 1 पॉइंट। तो जो इनको 25 पॉइंट मिला है ना अफगानिस्तान को, 100 में से नहीं मिला है, 227 में से 25 पॉइंट मिले हैं, याद रखना। 227 में से 29 पॉइंट, 227 में से 31 पॉइंट इराक के। इस तरीके से ये पॉइंट डिसाइड किए जाते हैं। अब इनका ये खराब परफॉर्मेंस क्यों रहा है, पहला तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में आप देखोगे यहां पे क्या क्या है कि यहां पे आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं, गरीबी बहुत ज्यादा है, टूरिज्म है ही नहीं, तो लोग ट्रेवल करने जाएंगे ही क्यों, जाएंगे ही नहीं तो रिलेशनशिप ही कैसे बनेगा। यानी कि आप देखना यहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें आपको दिखाई देंगी इन सारी कंट्रीज में, जिनकी वजह से लोग वहां पे ट्रेवल करना ही नहीं पसंद करते। जिसमें सबसे बड़ा रीजन क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। वहां पे सरकार को गिराना, फिर खुद सत्ता में आना, फिर जो वर्तमान सरकार है उसको कोई और गिरा रहा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए उनके साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहता। दूसरा वीक डिप्लोमेसी, यानी कि जो दूसरे देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है ना, बातचीत करने का रिलेशनशिप है, डायलॉग का रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप भी इनका बहुत ज्यादा खराब है। उसके बाद देखोगे इकोनॉमिक चैलेंजेस, गरीबी इतनी ज्यादा है कि वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहता। अब देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो वहीं करेगा ना जहां पे कंज्यूमर्स होंगे, मेरा सामान वहां पे कोई खरीदेगा तो ही तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा ना। उसके बाद जैसे मान लीजिए मैं सोमालिया की बात कर रहा हूं, मैं सोमालिया में क्यों इन्वेस्टमेंट करूंगा जब वहां पे कंज्यूमर ही नहीं है मेरा सामान खरीदने के लिए। समझिए इस बात को, है ना। तो यहां पे इनके इकोनॉमिक चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा हैं, गरीबी इतनी ज्यादा है, डिमांड बहुत कम करते हैं लोग, तो यहां पे दूसरी कंट्रीज जाती ही नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यहां पर भी इनका रिलेशन खराब हो जाता है। उसके बाद इनसिक्योरिटी, रिस्क वगैरह बहुत ज्यादा है। अब भाई कौन जाएगा अफगानिस्तान में, कौन जाएगा सीरिया में, कौन जाएगा इराक में घूमने फिरने, पाकिस्तान में कौन जाएगा। ये सारी कंट्रीज में लोग घूमने ही नहीं जाते हैं, ट्रेवल करने ही नहीं जाते हैं, तो डेफिनेटली यहां पे टूरिज्म अपने आप कम हो जाएगा। और इन सारे बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कौन सा कंट्री का पासपोर्ट ज्यादा स्ट्रांग है और कौन सी कंट्री का पासपोर्ट ज्यादा वीक है। क्लियर पॉइंट यहां पे। तो ये जो पूरा आप 10 कंट्री का नाम देख रहे हो, ये क्या बताता है, वीक पासपोर्ट है। और ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, लिमिटेड ग्लोबल ट्रस्ट। इन सबके ऊपर ग्लोबल यानी कि पूरी दुनिया का ट्रस्ट, भरोसा बहुत ही कम है। अनस्टेबल गवर्नेंस, यानी कि जो इनके गवर्नर्स हैं, प्रशासन है, गवर्नेंस है, प्रशासन है, वो बहुत ही अनस्टेबल है। रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी फॉर सिटीजंस, यहाँ के सिटीजंस ज्यादा कहीं जा भी नहीं सकते और वहां के सिटीजन ज्यादा यहाँ पे आ भी नहीं सकते। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कंट्री है बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरे जाने पे 50 रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं वो लोग, ये दो वो दो, ये वीजा लो वो वीजा लो, ये परमिशन वो परमिशन। भाई मैं जाऊंगा ही नहीं, मुझे जाना ही नहीं है, यही करूंगा ना मैं, वही यहाँ पे हो रहा है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या दिखा रहा है कि जो 10 कंट्रीज है ना, इनकी ग्लोबल इमेज बहुत ही ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से इनके यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज्यादा कम है, लोग बहुत ही ज्यादा कम ट्रेवल करने जाते हैं यहाँ पे, और जिसकी वजह से इनके पासपोर्ट का जो रैंकिंग है बहुत ही खराब है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला जो न्यूज आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जोमैटो साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू क्रिएट 2.5 लाख जॉब।
अब देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जोमेटो, जोमेटो आप सभी जानते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जोमेटो सब जानते हैं, जो कि खाना पहुंचाती है ना। इन दोनों ने मिलकर के यहां पे एक एग्रीमेंट साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि हम 2.5 लाख जॉब पर ईयर क्रिएट करेंगे। समझिए इस बात को, 2.5 लाख जॉब पर ईयर क्रिएट करेंगे, इन लोगों ने ऐसा डिसाइड किया हुआ है, जैसे कि आपको हेडिंग में दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जोमेटो साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू क्रिएट 2.5 लाख जॉब एनुअली, हर साल क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे सर? तो देखिए, जॉब तो ऑलरेडी है, उसको ये लोग क्या करेंगे, फॉर्मलाइज कर देंगे। मुद्दा समझिएगा, ऐसा नहीं है कि जॉब ये कर नहीं रहे हैं, जॉब ऑलरेडी जोमेटो में है। जैसे मान लीजिए जोमेटो में जॉब अभी 5 लाख लोग कर रहे हैं जोमेटो में जॉब, यानी डिलीवरी बॉय का जॉब कर रहे हैं, याद रखिएगा, है ना, फॉर एग्जांपल। तो ये क्या है, रजिस्टर्ड नहीं है, ये रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। ये गिग इकोनॉमी के एक एग्जांपल है। गिग इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें फ्रीलांसिंग में काम किया जाता है, जैसे डिलीवरी बॉय वगैरह हो गए, गिग इकोनॉमी में आते हैं, ठीक है। ये परमानेंट नहीं होते हैं, इनका पीएफ नहीं कटता है, क्योंकि परमानेंट ही नहीं है भाई, पीएफ किस बात का कटेगा। इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट उनको मिलता है ना जो परमानेंट जॉब करते हैं। यहाँ पे क्या है, जोमेटो के जो राइडर्स हैं, जोमेटो के जो खाना पहुंचाने वाले हैं, स्विगी के जो खाना पहुंचाने वाले हैं, उनका कौन सा पीएफ, उनको कौन सा पेंशन मिलने वाली है, उनको कौन सा इंश्योरेंस मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलता उन लोगों को भाई, वो गिग इकोनॉमी के वर्कर्स कहलाते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पे 5 लाख वर्कर्स ऑलरेडी हैं जोमेटो के पास, ऐसा नहीं है जॉब क्रिएट कर देगा, ठीक है। ये हेडिंग में दिख रहा है, ये पता है ना, जो न्यूज़पेपर वाले या फिर गवर्नमेंट क्या अपने हिसाब से लिखवाती है, वी आर गोइंग टू क्रिएट 2.5 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज विद द हेल्प ऑफ जोमेटो एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है भाई साहब, ठीक है। ऑलरेडी लोग यहां पे काम कर रहे हैं जोमेटो में, आप उसको क्या करने वाले हो, फॉर्मलाइज कर देने वाले हो, यानी कि फॉर्मल सेक्टर में लाने वाले हो, बस इतनी सी बात है। जॉब तो ऑलरेडी कर ही रहे थे, इसका क्या मतलब है अब धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है। सर आप फॉर्मलाइज कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, सब मैं आपको बताता हूं। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जोमेटो ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है, क्या करने के लिए, ताकि 2.5 लाख जॉब अपॉर्चुनिटी हर साल ये लोग क्रिएट कर सके। क्लियर है? अब देखिए, जॉब विल बी लिस्टेड ऑन द नेशनल करियर सर्विस। क्लियर पॉइंट? अब मैंने आपको क्या बताया, जो 5-6 लाख लोग जोमेटो में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं है, वो जोमेटो की कंपनी में ही रजिस्ट्रेशन है, उनका ड्राइविंग लाइसेंस का फोटोकॉपी मांगा जाता है, उनसे काम का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, और उनको जॉब पे रख लिया जाता है ताकि वो लोग खाना डिलीवरी करें। वो रजिस्टर्ड कहीं पर भी नहीं है, सरकार को नहीं पता कि वो एम्प्लॉयड है कि नहीं है। अब सरकार क्या करेगी, यहां पे नेशनल करियर, यहां पे सरकार क्या करेगी बच्चों, ठीक है, नेशनल करियर सर्विस जो है, ये इस एक पोर्टल बनाया हुआ है सरकार ने, इस पे क्या बोलेगी जोमेटो वालों को कि भाई एक काम करो, तुम ना इस पे अपना रजिस्ट्रेशन करा दो। तो ये 5 लाख जो वर्कर्स थे, अब ये 5 लाख वर्कर्स में से मान लो सबने यहां पे रजिस्ट्रेशन करा दिया, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी, देखो हमने 5 लाख जॉब दे दी। अरे भाई जॉब तो पहले ही कर रहे थे, आप बोलो ना कि हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं नेशनल करियर सर्विस पे, यानी कि गवर्नमेंट के पास एक आंकड़ा आ जाएगा कि भैया हमारे राज्य में 5 लाख हम लोगों ने एक्स्ट्रा जॉब दे दिया, प्राइवेट कंपनियों का भी हमने फायदा उठाया जॉब देने के लिए। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे? चलिए, थोड़ा सा इधर हो नहीं पा रहा, आप लोग देखना किस तरीके से होता मुझे नहीं पता भाई, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू डू इट, ओके, अच्छा इसे होता है, चलो ओके कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है। अच्छा ये तो इधर हो गया यार चलिए ठीक है, अब देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि 5 लाख जॉब तो पहले से ही थी, लेकिन अब वो कहां पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उनका, ठीक है, नेशनल करियर सर्विस पे रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। अभी जो एनसीएल पोर्टल है, एनसीएस पोर्टल है ना, ये 2015 में गवर्नमेंट ने बनाया था ताकि जितने भी लोग एम्प्लॉयड हैं उनका डेटा ये मेंटेन करके रख सके। अब जोमेटो वाले यहां पे क्या करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अब जो भी जोमेटो में ज्वाइन करेगा ना, वो सबसे पहले कहां पे रजिस्ट्रेशन करेगा, एनसीएस में रजिस्ट्रेशन करेगा। तो गवर्नमेंट के पास एक डेटा चला जाएगा, भैया हम लोगों ने 2.5 लाख जॉब दिए, 5 लाख जॉब दिए, 7.5 लाख जॉब दिए, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख जॉब दिए, ये एक पूरा डेटा मिल जाएगा। यानी कि अभी तक जो थे ये अभी तक अनऑर्गेनाइज थे। क्लियर पॉइंट? अभी तक क्या थे, ये अनऑर्गेनाइज थे। कौन अनऑर्गेनाइज थे? जोमेटो वाले, ठीक है, जो बंदे काम कर रहे थे। लेकिन अब ये कहां पे चले जाएंगे, ऑर्गेनाइज्ड में चले जाएंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में चले जाएंगे। अब इसका क्या मतलब होता है सर, ये अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, इसका कोई
रूल रेगुलेशन नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए फ्रीलांसिंग में काम किया, मैंने 10 राइड मार ली, रैपिडो में 10 राइड मार ली, जोमेटो में मुझे पैसे मिल गए, कहीं पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगा मुझे, कोई मेरा ऐसा पीएफ नहीं कट रहा, कोई रिटायरमेंट के बाद मुझे कुछ पैसे एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाले। लेकिन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है ना, ऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट की निगरानी में रहता है, ठीक है, ये गवर्नमेंट की निगरानी में रहेगा, इसका प्रॉपर पीएफ कटता है, ठीक है, याद रखना। इसका प्रॉपर अगर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि पेंशन देती हैं तो पेंशन अगर पॉसिबल है तो पेंशन भी मिलेगी, याद रखना। उसके बाद आपका इंश्योरेंस भी मिलेगा। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, ये सारी की सारी बेनिफिट मिलते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो ये जितने भी वर्कर्स थे अभी जोमेटो में काम कर रहे थे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे थे, अब वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने लग जाएंगे। कहां पे रजिस्टर करके, नेशनल करियर सर्विस पे रजिस्ट्रेशन करके। और नेशनल करियर सर्विस क्या करता है, इसी तरीके के ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनका डेटा अपने पास रखता है, उनका रिकॉर्ड अपने पास से मेंटेन करके रखता है। 2015 में इसको बनाया गया था, क्लियर पॉइंट। और अभी तक इसने 7.7 करोड़ लोगों को जॉब दे दिया है, किसने, एनसीएस ने, क्लियर पॉइंट। चलिए अब देखते हैं ये जो कोलैबोरेशन है क्या करेगा, जो फ्लेक्सिबल होगा, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा, ठीक है, फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। अब देखिए मैंने क्या बताया, जोमेटो जो है क्या है, जोमेटो जो है वो क्या है, एक गिग इकोनॉमी है। अब ये गिग इकोनॉमी का हिस्सा है। गिग इकोनॉमी क्या होता है, जहां पे लोग फ्रीलांसिंग में काम करते हैं। कहां पे, फ्रीलांसिंग में काम करते हैं, फ्रीलांसर्स काम करते हैं, परमानेंट जॉब नहीं होती, 2-4 राइड मार ली, मुझे किसी ने काम दिया, मैंने काम कर लिया, नहीं मिला, नहीं किया, मूड में आया कर लिया, नहीं, एक प्रॉपर जॉब नहीं होती। 9 बजे गया आराम से, शाम को 5 बजे आए, प्रॉपर जॉब नहीं होती। फ्रीलांसिंग काम किया जाता है ना, फ्लेक्सिबल काम किया जाता है। जब दिल किया रैपिडो में मोटरसाइकिल उठाया, रैपिडो चलाया, 4 घंटे चलाया, घर में जाके सो गए, फिर चलाया 4 घंटे, घर में जाके सो गए। इस तरीके की इकोनॉमी को गिग इकोनॉमी बोलते हैं। और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी क्या बोलते हैं, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म के जरिए ये लोग काम करते हैं। जैसे कि जोमेटो हो गया, ठीक है, जैसे कि जोमेटो हो गया, ये प्लेटफॉर्म है ना, स्विगी हो गया, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है ना भाई साहब। उसके बाद आपका रैपिडो हो गया, ये प्लेटफॉर्म है ना भाई साहब, ठीक है। तो ये सब प्लेटफॉर्म इकोनॉमी का हिस्सा है, क्लियर पॉइंट। ये एक प्लेटफॉर्म है जिन पे लोग फ्रीलांसिंग के तौर पे काम करते हैं। तो गिग इकोनॉमी और फ्रीलांसिंग इकोनॉमी यानी कि प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के जो वर्कर्स हैं उनको ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में डालने के काम में आएगा ये एग्रीमेंट, क्लियर पॉइंट यहां पे। अब देखिए यूनियन लेबर मिनिस्टर जो डॉक्टर मनसुख मांडविया हैं वो ये बताते हैं कि ये जो हमारा इनिशिएटिव है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जोमेटो के साथ हम लोगों ने साइन किया है, ये क्या करेगा, इंटीग्रेट कर देगा किसको, प्लेटफॉर्म जॉब का मतलब स्विगी प्लेटफॉर्म पे जॉब करने वाले, जोमेटो प्लेटफॉर्म पे जॉब करने वाले, ओला प्लेटफॉर्म पे जॉब करने वाले, उबर प्लेटफॉर्म पे जॉब करने वाले, इस तरीके के प्लेटफॉर्म जॉब्स को इंडिया के फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सिस्टम में डाल देगा। ऐसा नहीं है कि ओला वाले जॉब नहीं कर रहे थे, ओला वाले अपना कमा रहे थे। अब क्या होगा, उस प्लेटफॉर्म जॉब को जोड़ दिया जाएगा इंडिया के रजिस्टर में, इंडिया के एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनसीएस के नाम से जानते हैं। तो एनसीएस के रजिस्टर में इसको जोड़ दिया जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप दिखने लग जाएगी। जैसे मान लो 10 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जो कि इनका रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं था, जॉब तो वो बेचारे पहले भी करते थे ना, नो डाउट, राइड चलाते थे, जोमेटो स्विगी हर तरीके का राइड वगैरह ये लोग लिया करते थे। लेकिन अब ये लोग रजिस्टर हो जाएंगे तो गवर्नमेंट क्या दिखाएगी कि 10 लाख लोग ज्यादा काम करने लगे, ठीक है भाई, दे आर एम्प्लॉयड, ये ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, आपके इस इनिशिएटिव से उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, वो बात अलग है कि इनको इंश्योरेंस मिलने लग जाएगा, प्रोविडेंट फंड कटने लग जाएगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिलेगा, वो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयड तो ये पहले से ही है। तो ये जो आपका एक बहुत ही बड़ा स्टेप बता रही है गवर्नमेंट की, हमारा एक बहुत बड़ा स्टेप है जो जॉब क्रिएशन में, क्योंकि 2.5 लाख जॉब हर साल हम लोग क्रिएट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ जोमेटो, क्लियर पॉइंट बच्चों। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज क्यूरी मनी ओपन्स यूपीआई कम इन्वेस्टमेंट ऐप आफ्टर एनपीसीआई अप्रूवल। देखिए एनपीसीआई जो है वो क्या करती है, आपका एनपीसीआई जो है हमारा इंडिया का पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, देखिए फिर से एक बार बताता हूं, ठीक है। एनपीसीआई हमारा आरबीआई का एक, एनपीसीआई आरबीआई का क्या है, एनपीसीआई आरबीआई का क्या है, एक अंग है, क्लियर पॉइंट। और आरबीआई जो पूरा आपको पता पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है ना, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आरबीआई का ही एक अंग है जो कि ऑनलाइन सेक्टर को डील करता है। ऑनलाइन सेक्टर को, जैसे कि आप फोन पे गूगल पे जो चलाते हो ना, इन सब का मास्टर माइंड कौन है, तो एनपीआईसीआई। एनपीआईसीआई लाइसेंस देगा तो ही आप लोग ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म का
मतलब बिजनेस शुरू कर पाओगे। आज पेटीएम ऑनलाइन पेमेंट करता है, रिसीव करता है, पे करता है, क्यों? क्योंकि एनपीसीआई ने उसको रजिस्ट्रेशन दे रखा है, एनपीसीआई ने उसको अलाउ कर रखा है कि चल भैया तू कर ले, अप्रूवल दे रखा है। इसी तरीके से एनपीसीआई ने यहां पे किसको अप्रूवल दिया है? क्यूरी मनी। क्यूरी मनी जैसे फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, अमेजन पे है, उसी तरीके से क्या है, एक आपका क्यूरी मनी एक एप्लीकेशन है, फिनटेक स्टार्टअप है। फिनटेक स्टार्टअप का मतलब फाइनेंशियल प्लस टेक्नोलॉजी, फिनटेक स्टार्टअप। क्लियर है पॉइंट? इसको एनपीसीआई ने अप्रूवल दे दिया है, लाइसेंस दे दिया है, क्या करने का? अब देखिए, यूपीआई कम इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन लॉन्च करने का। यानी कि अब क्यूरी मनी एक स्टार्टअप है, जैसे कि फोन पे है, गूगल पे है, अमेजन पे है, पेटीएम है, इसी तरीके से क्यूरी मनी एक क्या है? स्टार्टअप है। याद रखना क्या है? एक स्टार्टअप है। और इसको अभी एनपीसीआई ने यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है, क्या करने के लिए? यूपीआई कम इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन, ठीक है, लॉन्च करने के लिए। इसका क्या मतलब है? यूपीआई कम इन्वेस्टमेंट, इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, इसका मतलब यह है कि अभी तक देखो आप यूपीआई से पेमेंट करते थे, यूपीआई से पेमेंट करते थे, स्कैन किया, पेमेंट कर दिया, है ना, या फिर आप नंबर डाले और पेमेंट कर दिया, यही होता था ना यूपीआई से, है ना। तो अब ये क्या करेगा? यूपीआई कम इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन बनाएगा, यानी कि एक ऐसा एप्लीकेशन बनाएगा जो कि यूपीआई और इन्वेस्टमेंट दोनों उसी एप्लीकेशन में चलेगा। याद रखें, यूपीआई और इन्वेस्टमेंट दोनों उसी एप्लीकेशन में चलेगा, याद रखना। क्लियर पॉइंट यहां पे? चलिए अब इसकी डिटेल देख लेते हैं, थोड़ा बहुत समझ और आगे डिटेल देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या किया जा रहा है कि क्यूरी मनी हैज लॉन्च्ड इट्स यूपीआई कम इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन, यानी कि एक ऐसा एप्लीकेशन जो कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे जैसा ही होगा, लेकिन यहां पे दो फंक्शन एक साथ होंगे, दो फंक्शन एक साथ होंगे, यानी कि यूपीआई भी चलेगा और साथ में इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हो। क्लियर पॉइंट? फॉर पब्लिक यूज आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई बनाया गया था 2008 में, आरबीआई ने बनाया था ताकि ऑनलाइन डीलिंग को एनपीसीआई संभाल सके। क्लियर है? देखिए तो अब यहां पे क्या मिला है? क्यूरी मनी को यूपीआई कम इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन लॉन्च करने का अप्रूवल मिल गया है। अब ये है क्या? क्यूरी मनी ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट आइडल फंड इनटू लिक्विड म्यूचुअल फंड इंश्योरिंग हाई लिक्विडिटी एंड रिटर्न्स। एक एक शब्द को समझना, ध्यान समझना। क्यूरी मनी क्या करता है? क्यूरी मनी में एक ऐसा एप्लीकेशन है, जैसे मान लो ये आपका ये एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, और यहां पे 5 लाख रुपए हैं। क्यूरी मनी एप्लीकेशन है, इसमें मेरे 5 लाख रुपए पड़े हैं। क्लियर पॉइंट यहां पे? अब इस 5 लाख रुपए में से इसने क्या बोल रखा है कि 5 लाख रुपए है, एक लिमिटेड आएगा। जैसे मान लो, चलो इसको 5 लाख को भी हटाओ, थोड़ा और तरीके से इजी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी मेरे अकाउंट में, जैसे मान लो कितने पैसे हैं, 1 लाख रुपए हैं। मान लो मेरे अकाउंट में कितना है? 1 लाख रुपए है, ध्यान सुनना, है ना। और क्यूरी मनी ने क्या बोल रखा है? जैसे ही आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए होंगे और 3-4 दिन तक आप उसको इन्वेस्ट नहीं करते हो, यानी खर्चा नहीं करते हो, तो हम क्या करेंगे? उसको ऑटोमेटिकली एक ऐसा प्लान सिस्टम बनाएंगे, ऑटोमेटिकली वो इन्वेस्ट हो जाएगा। समझे? जैसे कि मान लीजिए 1 लाख हो गया, फिर 2 लाख हो गया, ठीक है, फिर आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, फिर 4 लाख इकट्ठे हो गए आपके अकाउंट में, फिर 5 लाख इकट्ठे हो गए आपके अकाउंट में, मान लीजिए, है ना। तो जैसे ही 5 लाख पैसा इकट्ठा होगा, ठीक है, ये क्या करेगा? फटाक से, और ये देखेगा कि क्या 5 लाख रुपए आप यूज कर रहे हो और 3-4 दिन तक 5 लाख आपके अकाउंट में पड़ा है, यानी कि आइडल पड़ा। आइडल का मतलब अनयूज्ड होता है, खाली होता है। ये जो आइडल लिखा है ना, आइडियली, इसका मतलब अनयूज्ड होता है, जो कि बेकार पड़ा है। तो अभी क्या करेगा? क्यूरी मनी बोले, अरे अरे 5 लाख रुपए इसका अकाउंट में पड़े, बेकार ही पड़े, क्या क्यों ना इसको इन्वेस्टमेंट कर दें। तो ये अभी क्यूरी मनी क्या करेगा? बिना हमसे पूछे हमारे फंड को, पैसे को ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है। बॉन्ड खरीद लेगा, शेयर खरीद लेगा, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन कर देगा, उससे हमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो सर मेरे 5 लाख रुपए अगर उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया और मुझे ऑन द स्पॉट जरूरत पड़ गई तो मैं क्या करूंगा? तो बिल्कुल, तो क्यूरी मनी ये वाली फैसिलिटी रखी है। क्यूरी मनी ने ये कहा है कि आप 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हो, ठीक है, आप 2.5 लाख रुपए निकाल लो इमरजेंसी पे, और 2.5 लाख रुपए नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो 90% जितना इन्वेस्टमेंट हुआ उसका 90% आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो कि 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो आप 90,000 निकाल सकते हो जब भी आपको जरूरत पड़ती है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? यानी कि आप यूपीआई का इस्तेमाल करके उसमें से पेमेंट निकाल भी सकते हो, 5-10 सेकंड में निकाल सकते हो, इजीली रियल टाइम पेमेंट हो जाएगा। अभी मुझे लग रहा है कि मेरे 5 लाख रुपए
क्यूरी मनी ने देखा कि एक हफ्ते से यूज नहीं हो रहा, उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया कहीं, लेकिन मुझे अभी जरूरत पड़ेगी 20,000 रुपए की, तो मैं क्या करूंगा, स्कैन करूंगा ना, तो मेरे जो म्यूचुअल फंड में जो इसने इन्वेस्टमेंट किया है ना, वो म्यूचुअल फंड से ही पैसे कट जाएंगे, यानी मेरा पैसा मेरे लिए अकाउंट में ही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। क्लियर पॉइंट। तो यहां पे क्यूरी मनी क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली मेरे पैसे को इन्वेस्ट कर देगा। कौन से पैसे को, आइडल फंड, यानी कि जो खाली पड़ा है, बेकार पड़ा है, किसमें, लिक्विड म्यूचुअल फंड में। अब लिक्विड म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड का मतलब जो बहुत सारे लोग मिलकर के एक साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो भी प्रॉफिट आता है सब में बढ़ जाता है, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड। उसका एक मैनेजर होता है, वही सबको इन्वेस्टमेंट करवाता है। जैसे मान लो कि मैं 1,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं और मेरे जैसे 1,000 और लोग हैं, तो 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,000, जितना भी अमाउंट होगा ना, वो सारा अमाउंट एक जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा और जो भी प्रॉफिट आएगा सभी में बट जाएगा। हो सकता है किसी का लॉस आए, किसी को प्रॉफिट आए, लेकिन ओवरऑल जो प्रॉफिट आएगा वो सब में बांट दिया जाएगा। लेकिन यहां पे एक शब्द इस्तेमाल किया गया, लिक्विड। लिक्विड का मतलब क्या होता है, मेरा पैसा मैं नहीं चाहता था कि आप इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन आपने एक ऐसा सिस्टम बना दिया, ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो हो जाएगा तो मुझे जब चाहिए चाहिए भैया, मुझे अभी मेरा पैसा चाहिए तो मुझे दो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लिक्विड, और आप उस पैसे को निकाल पाओ उसको बोलते हैं लिक्विड। यानी कि क्यूरी मनी आपका पैसा इन्वेस्टमेंट तो कर देगा, इन्वेस्ट तो कर देगा, एट द सेम टाइम अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो वो पैसा आपको निकाल के भी दे देगा। समझे आप लोग, आप निकाल भी सकते हो, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, लिक्विड म्यूचुअल फंड बोला गया है। और क्या इंश्योर कर रहा है, ठीक है, हाई लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी का मतलब 5-6 सेकंड के अंदर में आपका पैसा पेमेंट हो जाएगा। होता है ना, हम लोग फोन पे करते घूमता रहता 5-6 सेकंड में पेमेंट हो जाता है, तो बिल्कुल वैसे ही यहां पे पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे बच्चों और यहां पे बच्चों हाई रिटर्न भी मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्ट हो चुका है तो जाहिर सी बात है वहां से म्यूचुअल फंड से एक्स्ट्रा रिटर्न आएगा, तो हमको एक्स्ट्रा रिटर्न भी मिलेगा। क्लियर पॉइंट यहां पे, यानी कि मेरा पैसा इन्वेस्ट भी हो गया और मुझे जब चाहिए मेरे को मिल भी रहा है, तो भैया और क्या चाहिए मेरे को। ये फंक्शन क्या पहले नहीं होता था सर, आपका सवाल होना चाहिए सर, क्या पेटीएम में नहीं होता था। पेटीएम भी तो इन्वेस्टमेंट कर देता था हमारे पैसे को, फोन पे भी तो कर देता है, बिल्कुल कर देता है, लेकिन याद रखना वो यूपीआई से लिंक्ड जरूर होता है, लेकिन उसमें 2 से 3 दिन लग जाते थे, वो रियल टाइम नहीं होता था। 2 से 3 दिन, जैसे मान लो मुझे अपना पैसा निकालना है, मेरा पैसा 5 लाख पेटीएम ने इन्वेस्ट कर दिया है, मुझे पेटीएम से पैसा लेना है क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी, हेल्थ इशू आ गया घर में, शादी ब्याह आ गया, तो मुझे 1-2 दिन लगाएगा, तब मेरे को पैसे देगा वो प्रोसेस में। लेकिन यहाँ पे ऑन द स्पॉट आपको मिल जाएगा, तभी तो बोल रहा है यूपीआई का मतलब क्या होता है भाई, ठीक है, आपको उसी टाइम रियल टाइम पेमेंट मिल जाएगी। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो अभी क्यूरी मनी ने क्या किया है, ओपन किया है क्या, यूपीआई कम इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन, यानी एक ऐसा एप्लीकेशन जो कि आपका पैसा इन्वेस्टमेंट भी कर देगा और यूपीआई का भी काम करेगा, दोनों काम एक साथ ये करेगा। क्लियर पॉइंट यहां पे। चलिए, यूजर्स जो है रिडीम कर सकते हैं, अपना पैसा जब चाहे निकाल सकते हैं, ठीक है, 2 से 5 सेकंड के अंदर में। और कितना पैसा निकाल सकते हैं जो इन्वेस्ट हुआ है, 90% जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया, या फिर 2.5 लाख रुपए वो निकाल सकते हैं। क्लियर पॉइंट। इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो निकाला जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद ये जो स्टार्टअप है, ठीक है, 1.2 बिलियन सीड फंडिंग भी इसको दिसंबर 2024 में मिली है, ठीक है, किसके द्वारा, बाय इंडिया क्वेश्चन के द्वारा। सीड जो फंडिंग होता है, जो स्टार्टिंग में मिलता है ना, कोई आपका स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए, उसको सीड फंडिंग बोलते हैं, तो इसको सीड फंडिंग भी दिया गया है। क्लियर पॉइंट। चलिए, अब देखिए इसी तरीके का एक और न्यूज आपको दिखाई देगी, ठीक है, क्या, LXME पे, ठीक है, इसी तरीके से है, इसीलिए मैंने क्या लिखा हुआ है, रिलेटेड डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, LXME पे। क्लियर पॉइंट। जिस तरीके से क्यूरी मनी है उसी तरीके से LXME पे के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं, दोनों तकरीबन सेम प्लेटफॉर्म है। क्लियर पॉइंट। तो LXME लॉन्च्ड, LXME पे लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसने क्या किया है, यूपीआई प्लेटफॉर्म एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन, यानी कि इसने सेम चीज लॉन्च किया है लेकिन फॉर वुमेन लॉन्च किया है, ठीक है। यानी कि ये क्या दिखा रहा है कि भैया मैं महिला सशक्तिकरण की तरफ कार्य कर रहा हूं, मैं वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ कार्य कर रहा हूं। क्लियर पॉइंट। तो याद रखना ये किसके लिए, तो फीमेल सेक्शन के लिए काम कर रहा है, और नाम क्या है इसका, LXME। तकरीबन 4 लाख से भी ज्यादा महिलाएं या फिर वुमेन्स कम्युनिटी यहां पे जुड़ चुकी हैं, इतना ज्यादा लार्ज स्केल पे ये काम कर रहा है। क्लियर पॉइंट। तो ये दोनों के दोनों जो है, क्यूरी मनी और LXME पे, क्या बताते हैं कि इंडिया का जो ट्रेंड है, ग्रोइंग ट्रेंड है, किस चीज का, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इनोवेशन का। नई नई खोज हो रही है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और आगे और ज्यादा इंडिया करने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए हर तीसरे चौथे महीने में कुछ ना कुछ नया आ जाता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कुछ ना कुछ नया आ ही जाता है। तो ये सब हमारे
इनिशिएटिव क्या दिखा रहे हैं कि भैया इंडिया लगातार इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है और आगे भी इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। क्लियर पॉइंट। क्योंकि यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की जा रही है, यानी कि समावेशी विकास, अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई औरत आदमी सभी को बैंकिंग सेक्टर में लेके आना इंडिया कर ही रहा है भाई। वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर ही रहा है, आप देख लो यहाँ पे एलएक्सएमई पे औरतों के लिए काम कर रहा है। ठीक है, महिला बैंक भी तो खोला गया था, ठीक है, 2013 में, और खासकर महिलाओं के लिए खोला गया था। तो ये डेफिनेटली यहाँ पे इंडिया काम तो कर रहा है ना यार, और अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला न्यूज, अडानी ग्रुप टू बिल्ड रोप वे टू केदारनाथ धाम। ठीक है, अडानी समूह, अडानी ग्रुप जो है क्या बनाएगा, केदारनाथ धाम तक रोप वे बनाएगा। अब इसका क्या मतलब है, आप देखना पहाड़ी क्षेत्रों में तकरीबन ऐसे रस्सी पकड़ के नहीं, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाते रहते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, रोप वे बोलते हैं। अब कहाँ पहाड़ ऐसा है, पहाड़ यहां से आप जाओगे ऐसे 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 जाओगे, ऐसे 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 घूम फिर के जाओगे, फिर चढ़ोगे भाई, यहां से सीधा एक ऐसा लटका रहेगा रस्सी, उस पर एक ऐसा टोकरी सी होगी, वो धीरे 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 आपको यहाँ पे लेके यहाँ पे उतार देगी। तो कितना छोटा रास्ता हो जाएगा ना, इसे रोप वे कहते हैं। तो ये जो आपका अडानी ग्रुप है, ये केदारनाथ में इसी तरीके का रोपवे बना रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और रोपवे कितने किलोमीटर का होगा, 12.9 किलोमीटर का ये पूरा रोपवे होगा। क्लियर पॉइंट। और कौन से दो जगहों को कनेक्ट करने वाला है, जैसे ये वाली जगह को और ये वाली जगह को, ये रोपवे कनेक्ट कर रहा है ना, इसी तरीके से कौन से दो जगहों को कनेक्ट करेगा, तो याद रखना सोनप्रयाग से लेकर के केदारनाथ धाम तक ये रोपवे बनाया गया है। एंड ऑफ कोर्स उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में ही होगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। इससे हमारी केदारनाथ यात्रा बहुत फास्ट हो जाएगी, सेफ हो जाएगी और एक्सेसिबल हो जाएगी सभी के लिए। वो लोग जो कि भाई पहाड़ों पे जैसे उम्र ज्यादा हो चुकी है भाई, है बीमार हैं, वो नहीं जा सकते, तो वो डायरेक्टली अब यहाँ पे दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, वो डिवोटीज भी दर्शन कर पाएंगे। क्लियर पॉइंट। अब देखते हैं ये जो रोपवे है वो अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा, क्योंकि अडानी ग्रुप ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। और ये पीपीपी मॉडल पर होगा। पीपीपी मॉडल का मतलब क्या होता है बच्चों, ठीक है, याद रखना, पीपीपी मॉडल का मतलब क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के ऊपर ये आधारित होगा। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखिएगा। चलिए ठीक है बच्चों, तो ये आपका पीपीपी मॉडल पर आधारित होने वाला है। क्लियर पॉइंट यहां पे याद रखना। और जो लेटर ऑफ अवार्ड है, लेटर ऑफ अवार्ड का मतलब क्या होता है, परमिशन कि हाँ भैया आप ये बना दो, उसको लेटर ऑफ अवार्ड बोलते हैं। तो लेटर ऑफ अवार्ड जो आपका 2025 के सितंबर में ही, यानी कि पिछले महीने में ही साइन कर दिया गया था। गवर्नमेंट ने बोल दिया था अडानी ग्रुप को, चलो भैया आप बना दो, कब, सितंबर में ही। अब अडानी ग्रुप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाला है कितना, 24,081 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेगा अडानी ग्रुप। याद रखना कितना, 24,081 करोड़ अगले 6 सालों में इन्वेस्टमेंट यहां पे करेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है यहां पे पार्ट है नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम का। अब जहां जहां पे पहाड़ी क्षेत्र है ना, रोपवे ही एक ऐसा रास्ता है, रोपवे ही एक ऐसा तरीका है कि रास्ते को बहुत छोटा किया जा सकता है, वरना घूम फिर के ऐसे ऐसे जाओ या फिर डायरेक्ट ऊपर चले आओ। तो यहां पे एक प्रोग्राम चलाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का ही हिस्सा है, याद रखना, क्या, ये जो अडानी ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट किया है। क्लियर पॉइंट यहां पे। अब ये जो प्रोग्राम चलाया गया था नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये पर्वतमाला परियोजना के तहत चलाया गया था, जो क्या प्रमोट कर रहा है, इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट इन हिली रीजन, जो कि हिली रीजन में यानी पहाड़ी एरिया में इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे रहा है। इको फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, यहां पे कोई धुआं धक्कड़ नहीं होता, कोई पेट्रोल वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता, कोई गाड़ियां नहीं चलती, कोई शोर शराबा नहीं होता, कोई ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइस पॉल्यूशन नहीं होता, कोई भी ऐसा पॉल्यूशन नहीं होता। तो इको फ्रेंडली एक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देगा हिली रीजन के अंदर में। ठीक है बच्चों, चलिए फीचर्स देख लेते हैं। ये जो 9 घंटे का सफर जो है, ये रोपवे कितने देर में, सिर्फ और सिर्फ 36 मिनट में कवर करा देगा। आप समझिए, 9 घंटे का सफर मात्र 36 मिनट में कवर हो जाएगा, कितना ज्यादा टाइम बचेगा। क्लियर पॉइंट। और जो गाड़ियां चल रही होंगी ना नीचे, ऑटो यहां से ऑटो चेंज करो वहां से ऑटो चेंज करो वहां से गाड़ी चेंज करो, मतलब बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, है ना, याद रखना। तो कितना ज्यादा डीजल बचेगा, कितना ज्यादा पेट्रोल बचेगा। कुछ लोग बाइक से बहुत दूर तक जाते हैं, पूरी यात्रा नहीं की जाती, पूरी यात्रा पैदल ही की जाती है, लेकिन जहां तक लोग जा सकते हैं वहां तक तो जाते ही है ना। तो वहां पे कितना पेट्रोल बचेगा, कितना डीजल बचेगा, तो सोचिए इको फ्रेंडली कितना होगा। हमारे देश पे प्रेशर बहुत ही कम होगा ऑयल खरीदने का, हमारा पैसा बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम ऑयल खरीदते तो बाहर पैसा जाता है ना। तो यहाँ पे हम एनर्जी को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। 9 घंटे जो इंजन चलने वाला था वो मात्र 36 मिनट चलेगा। आप समझिए इस बात को, कितना ज्यादा फायदा होने वाला है। क्लियर पॉइंट। और ये जो रोपवे है 1800 पैसेंजर को, ठीक है, 1 घंटे में
एक तरफ से लेके चला जाएगा, यानी एक तरफ से जाना और आना, दो तरफ से हो गया, जाना आना नहीं, एक तरफ से 1 घंटे में 1800 पैसेंजर को लेके जा सकता है और लाखों ऐसे श्रद्धालुओं को दर्शन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये जो अडानी ग्रुप का पहला रोपवे वेंचर है, जो कि रोपवे में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, पहला इस तरीके का आपका वेंचर देखने के लिए मिलेगा, जो कि स्पिरिचुअल टूरिज्म और लास्ट माइल कनेक्टिविटी इन द हिमालयस का काम करेगा। स्पिरिचुअल टूरिज्म का मतलब क्या है? अब देखिए पहाड़ चढ़ना है तो जाहिर सी बात है भैया 45-50 साल से लोग थकना शुरू हो जाते हैं, नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा, घुटने दुख रहे हैं, कमर दुख रही है, नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, आराम से बैठो रोपवे में जाओ, 70 साल का भी बुजुर्ग जाके इजीली दर्शन कर सकता है। तो यहाँ पे बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा। लोग पहले 100 लोग जाते थे, अब अपने माता पिता को भी लेके जाएंगे, वो बुजुर्ग लोग भी खुद घूमने फिरने जाएंगे, तो यहाँ पे टूरिज्म 100 की जगह 150 लोग जाएंगे, 150 की जगह 200 लोग जाएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा और वहां पे सरकार की इनकम भी होगी और अडानी का तो ऑफकोर्स इनकम होगी, तभी तो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वरना कोई पागल थोड़ी कि इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला न्यूज। LIC लॉन्चेस जन सुरक्षा एंड बीमा लक्ष्मी प्लान। LIC की बात कर लेते हैं। LIC आपको पता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, 1956 में इसे बनाया गया था। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1956 में इसे बनाया गया था। इसने 2 तरीके के प्लान लॉन्च किए हैं। पहला प्लान आप देखना जन सुरक्षा प्लान, ठीक है, और दूसरा प्लान बीमा लक्ष्मी प्लान। 2 तरीके का प्लान इसने लॉन्च किया है। जन सुरक्षा प्लान जो है वो सभी के लिए है। सभी के लिए का क्या मतलब है, इसमें मेल फीमेल सभी आ जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन बीमा लक्ष्मी प्लान जो है ये सभी के लिए नहीं है, यहां पे ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए, सिर्फ और सिर्फ फीमेल सेक्शन के लिए। क्लियर पॉइंट? तो ये दोनों प्लान्स के बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। देखिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी कि LIC ने लॉन्च किया है 2 नया इंश्योरेंस प्लान। जन सुरक्षा प्लान 880 क्या है, ये प्लान का कोड है, याद रखना कोड। जब भी आप लोग प्लान बोले जन सुरक्षा प्लान नंबर कोड है 880 और बीमा लक्ष्मी कोड है 881, याद रखना। क्लियर पॉइंट? ये दिस आर द फर्स्ट LIC पॉलिसी, ये पहली ऐसी LIC पॉलिसी है जो कि नए GST के अंडर में आई है। अभी GST चेंज हुआ है ना, ठीक है, 1 अक्टूबर से, तो ये नए GST के अंडर में इसको लॉन्च किया गया है। पहला ऐसा इंश्योरेंस है। GST लगेगा तो इंश्योरेंस पर भी तो लगता है ना, सीधी सी बात है। तो नए वाली GST जो है GST 2.0 के नाम से हम जिसको जान रहे हैं आज की डेट में, उसके अंडर में पहला ऐसा स्कीम लॉन्च हुआ है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि GST 2.0 में या फिर न्यू GST रिजाइम के अंडर में कौन सी प्लान को लॉन्च किया गया, तो इन दोनों में से कोई एक नाम भी दिया जा सकता है या फिर दोनों नाम भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन A, B, बोथ A, B, नॉन ऑफ दिस करके भी दिया जा सकता है, या फिर दोनों करके 2 प्लान आपको बताए जा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आप लोग यही लिखना है। क्लियर पॉइंट? अब देखिए जिस LIC की हम बात कर रहे हैं, LIC ने इस तरीके के 2 प्लान्स लॉन्च किए हैं। वो LIC 1956 में बनाई गई थी, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, और रेगुलेट कौन करता है इसको? IRDAI। IRDAI का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे 1999 में बनाया था हमारी केंद्र सरकार ने। ठीक है, तो IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही है जो पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है, और LIC को भी वही रेगुलेट करती है। इसी वजह से यानी इसी रेगुलेटरी बॉडी के अंडर में ये दोनों प्लान लॉन्च किए गए हैं, यानी कि LIC इसके अंडर में आती है और LIC ने दोनों प्लान लॉन्च किए हैं। तो कहा जा सकता है कि ये दोनों प्लान को रिव्यू भी IRDAI ने किया होगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? तो IRDAI के अंडर में ये आता है, और LIC जो है इंडिया का लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, यानी कि सबसे बड़ी वो कंपनी जिसकी मालिक सरकार है, जो गवर्नमेंट ओन्ड है, सबसे बड़ी LIC कंपनी है। क्लियर पॉइंट? अब देखिए दोनों जो आपका ये प्लान्स है उनके बारे में देख लेते हैं। जन सुरक्षा 880 की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो माइक्रो इंश्योरेंस प्लान यानी कि छोटा छोटा अमाउंट यहां पे हम लोग देते हैं, रखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, 1 से 2 लाख के अमाउंट की हम बात करते हैं। ठीक है, यानी कि हम 1 से 2 लाख तक का अमाउंट का इंश्योरेंस ले सकते हैं। 1 से 2 लाख का अमाउंट हम लोग जमा करा सकते हैं, आपके ऊपर। 1 लाख का कराओ, 1,20,000 का कराओ, 1,40,000 का कराओ, 1,80,000 का कराओ, या 2 लाख का कराओ। अमाउंट की लिमिट 1 से 2 लाख की रहने वाली है। ठीक है, 12 से 20 साल तक का टाइम है, यानी कि आप चाहो तो 12 साल के बाद कभी भी निकाल सकते हो, 20 साल तक निकाल सकते हो। क्लियर पॉइंट? यानी कि 12 साल के पहले आप नहीं निकालोगे, 12 साल से 20 साल के बीच में आप निकाल सकते हो। ठीक है, और आपको इस पर 4% गारंटीड एडिशन मिलेगा, यानी कि 4% आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपने 1 लाख जमा कराया है, 12 साल बाद आपको 12 लाख हो गए ना, 1-1 लाख करके, है ना, तो आपको 4%
एक्स्ट्रा मिलेगा, 4% का ब्याज आपको यहाँ पे दिया जाएगा, प्रॉफिट दिया जाएगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखना। ऑटो कवर आफ्टर 3 इयर्स, ऑटो कवर आफ्टर 3 इयर्स का मतलब क्या होता है कि 3 साल के बाद ये जो पैसा है आप निकाल सकते हो, नो डाउट, लेकिन आपको बेनिफिट बहुत ही कम मिलेगा। ऑटो कवर इसको बोलते हैं। क्लियर पेन। लोन फैसिलिटी 1 साल बाद, अगर आपने 1 साल तक मतलब आपने प्रीमियम भरते रहे और 1 साल बाद आप चाहो तो लोन ले सकते हो, लेकिन लोन का अमाउंट यहाँ पे बहुत ही छोटा है, मात्र 20,000 का लोन आप यहाँ पर ले सकते हो अगर आपका 1 साल पूरा हो जाता है तो 1 साल बाद। ठीक है। बीमा लक्ष्मी 881 की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वुमेन के लिए है और ये 2 लाख तक के लिए है और 25 साल इसका समय है और गारंटीड 7% यहाँ पे आपको मिलेगा और 7% मिलेगा, लेकिन आप पैसा निकाल सकते हो नो डाउट, लेकिन कब निकाल सकते हो? क्रिटिकल इलनेस, यानी बहुत ज्यादा हेल्थ इशू आ गया, बहुत ज्यादा बीमार हो गए, इमरजेंसी आ गई कि भैया आप तो पैसा निकालना ही पड़ेगा, तो आप निकाल सकते हो। क्लियर है। फ्लेक्सिबल सर्वाइवल बेनिफिट्स, यानी कि वो आपको वो पैसा जो कि आपको जीने के लिए चाहिए ही चाहिए, आपका बिल्कुल भी पैसा नहीं है, यानी अब पैसा नहीं मिला तो आपका जीना भी मुश्किल हो जाएगा, रोजी रोटी तक को आपको मुहाल हो चुका है। कुछ इस तरीके की सर्वाइवल के लिए भी आपको पैसा दिया जाएगा। ठीक है। इंस्टॉलमेंट पे आउट होगा 25 साल के बाद। इंस्टॉलमेंट पे आउट का मतलब हर महीने आपको कुछ कुछ पैसा दिया जाएगा, यानी कि मरते दम तक एक पेंशन के तौर पे आप कह सकते हो, ये आपको दिया जाएगा। तो LIC का ये जो दोनों का दोनों प्लान है, ठीक है, ये स्ट्रेंथन करते हैं, यानी स्ट्रेंथ देते हैं, पावरफुल बनाते हैं किस चीज को? इंक्लूसिव, यानी कि देखो यहाँ पे वुमेन की भी बात कर दी गई और ऊपर वाले में मेल फीमेल दोनों की बात कर दी गई। अफोर्डेबल, देखो छोटा छोटा अमाउंट है तो सभी अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है। एंड जेंडर फोकस्ड इंश्योरेंस, देखो नीचे वाला जो है बीमा लक्ष्मी महिलाओं के लिए तो जेंडर फोकस्ड हो गया है। ठीक है, याद रखना। एंड GST फ्रेमवर्क, और GST फ्रेमवर्क के अंडर में है, और कौन सा GST 2.0, यानी कि वो GST जो कि जस्ट अभी अभी चेंज हुई है, जिसको हम लोग GST 2.0 या फिर GST का न्यू रिजाइम कहते हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, 16 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं। क्लियर पॉइंट याद रखना, कब मनाते हैं हम लोग? 16 अक्टूबर को हम लोग यहाँ पे मनाएंगे। क्लियर पॉइंट। चलिए अब देखते हैं, 16 नहीं सॉरी 17। ठीक है, 16 को तो मैंने पढ़ाई की थी, ठीक है, तो मेरे को वही माइंड में याद आ रहा है। ठीक है, 17 अक्टूबर। ठीक है बच्चों, याद रख लेना। तो यहाँ पे क्या है? इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। अब पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? निर्धनता या फिर गरीबी। ठीक है, निर्धनता या फिर गरीबी। ठीक है। अच्छा, गरीबी की परिभाषा अगर मैं बताऊं तो क्या होता है? गरीबी की परिभाषा, वो इंसान जो कि अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता। मूलभूत आवश्यकताओं का मतलब क्या है यहाँ पे? रोटी कपड़ा मकान। वो इंसान जो कि रोटी कपड़ा मकान भी पूरा नहीं कर पाता अपना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, गरीब बोलते हैं। ठीक है, पुअर बोलते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग एक दिन सेलिब्रेट करते हैं 17 अक्टूबर का, और ये 17 अक्टूबर के दिन हम पूरी दुनिया में अवेयरनेस फैलाते हैं, जागरूकता फैलाते हैं गरीबों के लिए। अब देखिए यहां पे क्या है? राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 हमारा क्या बोलता है? आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी बोलता है ना। ठीक है, यानी कि बराबरी का हक है भाई साहब। ठीक है, अब जो गरीब है ना उसको भी आप उतनी इज्जत से देखो, आप उसको बेइज्जती की नजर से मत देखो। ऑटो चालक है, सब्जी बेचने वाला है, गोलगप्पे वाला, आप उसको इज्जत से देखो। गरीब है तो क्या हुआ? आत्मसम्मान से जीने का अधिकार उसको भी है, ये बात आप याद रखना। क्लियर पॉइंट बच्चों यहाँ पे। तो ये क्या कह रहा है? यही सारी चीजों को फैलाने के लिए हम लोग क्या मनाते हैं? 17 अक्टूबर को हर साल क्या मनाते हैं हम लोग? इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी डे सेलिब्रेट करते हैं। और ये यूनाइटेड नेशन ने इस दिन को ऑब्जर्व किया था। क्यों ऑब्जर्व किया था? ताकि प्रमोट किया जा सके क्या? अवेयरनेस प्रमोट किया जा सके। ठीक है, बातचीत किया जा सके किसके बारे में? पॉवर्टी यानी गरीबी के बारे में। ठीक है, रिकॉग्नाइजेस द स्ट्रगल ऑफ द पीपल लिविंग अंडर पॉवर्टी। हम बातचीत कर सकें, एक देश दूसरे देश से बातचीत कर सके, दूसरा देश तीसरे देश से बातचीत कर सके। किस बारे में? पॉवर्टी के बारे में, गरीबी के बारे में। हो सकता है किसी देश ने बहुत ही कम खर्चे में गरीबी को निपटाने का एक बढ़िया प्लान बना रखा हो सकता है वो वाला प्लान दूसरे कंट्री के काम में आ जाए। तो बातचीत करेंगे तो ही तो, डायलॉग करेंगे तो ही तो ये पॉसिबल हो पाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? अवेयरनेस फैलाते हैं, बातचीत करते हैं, डायलॉग करते हैं एक दूसरे कंट्री के साथ में। क्लियर पॉइंट बच्चे। और इसीलिए दिन मनाया जाता है। ये पहली बार आपका 1987 में मनाया गया था पेरिस में, और पूरी दुनिया उसको सेलिब्रेट करती है आज के डेट में। ठीक है, अब देखिए कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। और यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 को एस्टैब्लिश हुआ था, ताकि पूरी दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सके, जो एक दूसरे कंट्रीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको सॉल्व कर सके। ठीक है, ताकि पीस मेंटेन हो सके, सिक्योरिटी मेंटेन हो सके, ह्यूमन राइट्स की रक्षा हो सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। इस सारी चीजों के लिए क्या किया गया था? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। और उसी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्जर्व किया यहाँ पे क्या? ग्लोबली टू एजुकेट द पीपल
यानी पब्लिक को एजुकेट करना, पब्लिक को पढ़ाना, किस बारे में, पॉवर्टी के बारे में, ठीक है। मोबिलाइज पॉलिटिकल विल एंड सेलिब्रेट अचीवमेंट्स इन पॉवर्टी एरेडिकेशन, ठीक, इरेडिकेशन, यानी कि पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, गरीबी को खत्म करने के लिए जो जो सुविधाएं अलग अलग देश बता रहे हैं, अलग अलग देश प्लान बना रहे हैं, उन सारे प्लान्स को एक दूसरे के साथ शेयर करने की जरूरत है। इसीलिए डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, विच इज 17 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए अब इसका थीम क्या रखा गया, याद रखना, एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल मालट्रीटेड। मालट्रीटेड का मतलब क्या होता है, वो गरीब लोगों को जिन पे धन नहीं है, पैसा नहीं है, एक तो बेचारे रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से कमा पा रहे हैं, और गवर्नमेंट भी भेदभाव कर रही है उनके साथ। गवर्नमेंट भी क्या कागजों पे लिख देती है कि भैया ये सारी स्कीम अपन लोगों ने लॉन्च कर दिया है, ठीक है, लेकिन वास्तविकता में देखो, धरातल पे आकर देखो तो वो स्कीम काम ही नहीं कर रही है भाई साहब। क्यों? घोटाले इतने सारे हो रहे हैं, और उनको ट्रीट ऐसे किया जाता है कि भाई वो तो धरती पे है ही नहीं, मनुष्य है ही नहीं। ऐसा नहीं है। इसी चीज को अवेयर करने के लिए यहाँ पे दिन मनाया जाता है, और इसीलिए ये थीम बनाई गई है, एंडिंग, खत्म करना है क्या, सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल मालट्रीटमेंट, यानी कि सोसाइटी में उन लोगों को इज्जत नहीं मिलती है, सम्मान नहीं दिया जाता है, या गवर्नमेंट की एजेंसीज भी उनको सम्मान नहीं देती हैं, ये सब खत्म होना चाहिए। सम्मान के हकदार वो भी हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे। और उनके लिए रिस्पेक्ट की बात करनी है हमें, उनके लिए सपोर्ट की बात करनी है, ठीक है, उनके फैमिलीज को सपोर्ट की बात करनी है। यही इस साल का हमारा थीम रहने वाला है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे याद रखना। दूसरा क्या है, ये फोकस करता है किस चीज पे, सपोर्टिंग फैमिली फेसिंग स्टिग्मा जजमेंट। स्टिग्मा का मतलब क्या होता है, पुराने ख्यालात, है ना। पुराने ख्यालों में होता है ना कि भाई साहब जो गरीब है वो बहुत तुच्छ माना जा रहा है, जो अमीर है बहुत अच्छा माना जा रहा है, चाहे वो कितना ही गंदा क्यों ना उठे, वो नामी बनिया बदनामी चोर वाली बात है यहाँ पे। तो इस तरीके के स्टिग्मा को भी यहाँ पे दूर करने की जरूरत है, ठीक है। क्यों ये, और ये हार्मफुल इंस्टीट्यूशन प्रैक्टिसेस, बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज भी हमारे चले आ रहे हैं जो भेदभाव करते हैं, उन सारे रीति रिवाजों को भी यहाँ पे खत्म करना जरूरी है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। तो अभी क्या, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, ये सब कुछ की जरूरत है, और इसके लिए हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे, बातचीत करेंगे। यही ये दिन हमें सिखाता है, ठीक है बच्चों, याद रखना। तो नेक्स्ट इज IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या फिर नेचर। IUCN वर्ल्ड कांग्रेस 2025 के 10 की टेक अवे। इसका क्या मतलब होता है भाई साहब, देखिए अभी यहाँ पे आबू धाबी में एक मीटिंग हुई थी, ठीक है। आबू धाबी में मैंने आपको पिछले सेशंस में ये कराया भी था, ठीक है। तो आबू धाबी में एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, IUCN कांग्रेस के नाम से जानते थे। IUCN कांग्रेस के नाम से जानते थे। अब आपको अच्छी तरह से पता, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर किस लिए काम करता है। ये काम करता है नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए, यानी फ्लोरा एंड फौना, प्लांट्स एंड एनिमल्स को बचाने का काम करता है। तो अभी आबू धाबी में एक मीटिंग की गई है जिसको हम लोग बोलते हैं IUCN कांग्रेस, और ये हर एक 4 साल में एक बार होती है। तो इस मीटिंग में जो 10 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकले हैं, 10 इंपॉर्टेंट की अवे निकले हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए, हुआ कब था, तो 9 से 15 अक्टूबर को हुआ था, मैं आपको पहले भी कवर कर चुका हूं, याद रखेगा। क्लियर पॉइंट। अब यहाँ पे 1400 मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट किया है, ताकि ग्लोबल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए डिबेट किया जा सके, ग्लोबल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए यहाँ पे बातचीत की जा सके, डायलॉग की जा सके। अलग अलग एक्सपर्ट्स यहाँ पे आने वाले हैं और बातचीत करने वाले हैं, उनके देश में किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को बचाया जाता है, हमारे देश में किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा सकता है, सब आपस में बातचीत करेंगे। तो सोचो कितना बढ़िया रिजल्ट निकलेगा। इसीलिए हर एक 4 साल में यहाँ पे मीटिंग की जाती है। क्लियर पॉइंट बच्चों। चलिए, अब कौन करता है ये, IUCN, फुल फॉर्म बार बार बता रहा हूं मैं बच्चों, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या फिर नेचर। क्लियर है। कब बनाया गया था, 1948 को बनाया गया था, और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहां पे है, तो ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड में। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। और ये हमारे संसाधनों को बचाता है, फ्लोरा एंड फौना यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स को बचाने का काम करता है। क्लियर पॉइंट। ये मीटिंग हर 4 साल में एक बार होती है, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बचा चुका हूं। क्लियर पॉइंट। अब इसके बारे में हम सारा कुछ देखेंगे, क्या क्या टेक अवे है और क्या क्या चीजें। क्लियर पॉइंट। चलिए, तो यहां पे आप पहला देख चुके हो कि ये IUCN के द्वारा किया जाता है। पहला तो आपको ये मैं पहले बता चुका हूं, इसका हेडक्वार्टर वगैरह। दूसरा, ये हर एक 4 साल में होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। इसमें तीसरा पॉइंट, SSC का मतलब क्या होता है, स्पेशल सर्वाइवल कमीशन। स्पेशल सर्वाइवल कमीशन बनाया गया है एक, इस IUCN के अंडर ही। वो उन स्पीसीज को हाईलाइट करता है, लिस्ट बनाता है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड लिस्ट, जो कि खत्म होने की कगार पे हैं।
ध्यान से सुनिएगा, जो कि खत्म होने की कगार पे हैं। थोड़े बहुत उनकी प्रजातियां बची हुई हैं, वो भी आने वाले समय में विलुप्त हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो उनकी लिस्ट बनाने के लिए यहां पे क्या बनाया गया है, एसएससी बनाया गया है, यानी कि स्पेशल सर्वाइवल कमीशन बनाया गया है। अब ये स्पेशल सर्वाइवल कमीशन क्या करेगा, एक्सटिंक्ट होने वाले स्पीसीज की लिस्ट बनाएगा। अब उन स्पीसीज पे स्पेशल ध्यान दिया जाएगा कि इनको कैसे बचाया जाए, इनका संरक्षण किस तरीके से किया जाए। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं जितने भी आपके 10 टेक अवे हैं उन सब के बारे में हम लोग देख लेते हैं। 10 टेक अवे का मतलब क्या है, 10 जो रिजल्ट हमें मिल रहे हैं हाथ पे हमारे क्या है भाई साहब इस कांग्रेस के बाद। तो यहाँ पे इस कांग्रेस के बाद, इस मीटिंग के बाद हाथ पे 10 रिजल्ट आए हैं, उन 10 रिजल्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है बच्चों, और याद रखना आई एम डैम श्योर अबाउट 8 कि इसमें से एक ना एक कोई पॉइंट आपसे जरूर पूछा जाएगा। क्लियर पॉइंट, चलिए। इंडिया लॉन्चेस इट्स नेशनल रेड लिस्ट सिस्टम। इंडिया ने पहली बार अपना सेपरेट रेड लिस्ट सिस्टम यहां पे शो किया है। और कितनी प्रजातियां यहां पे आएंगी, तो 11,000 प्रजातियां आएंगी, जिसमें से 7,000 प्लांट्स की होंगी और 4,000 एनिमल्स की होंगी। यानी कि इंडिया अब क्या करेगा, एसेस करेगा, यानी कि इवेल्युएट करेगा, यानी कि स्टडी करेगा कितने स्पीसीज की, टोटल 11,000 इंडियन स्पीसीज की, जिसमें 7,000 प्लांट्स होंगे और 4,000 एनिमल्स होने वाले हैं। क्लियर पॉइंट, यानी कि पहला रिजल्ट तो ये निकला, ध्यान सुनना। दूसरा रिजल्ट क्या निकला, यहां पे इंडिया ने तमिलनाडु में एक दुगोंग नाम का जीव होता है, दुगोंग नाम का बड़ा सा कछुआ, ऐसा बड़ा सा कछुआ, एकदम हाथी टाइप का कछुआ होगा, ठीक है, वो पानी के तल में रहता है। क्लियर है, और वो घास फूस खाता है, हर्बीवोरस है। तो तमिलनाडु ने उसको बचाने के लिए पाक बे में क्या किया है, तमिलनाडु ने पाक बे में क्या किया है, यहां पे कंजर्वेशन सेंटर बनाया है। क्लियर है पॉइंट, क्या बनाया है, कंजर्वेशन सेंटर बनाया है। ठीक है, अब कब बनाया था, 2022 में बनाया था। और किसके लिए, दुगोंग, क्या, दुगोंग जो आपका जीव है, एक कछुए की एक बड़ी सी प्रजाति है कह सकते हो, उसको बचाने के लिए। और यहां पे IUCN ने कहा है शाबाश इंडिया, वेरी गुड, नाइस, तमिलनाडु हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि आपने दुगंग जैसे जीव को बचाने के लिए पानी के अंदर में तकरीबन 12+ एकड़ में घास उगा दिया। किसके खाने के लिए, दुगोंग के खाने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए। तो IUCN ने कहा है कि भाई साहब तमिलनाडु को एग्जाम्पल के तौर पे लो और आप भी ऐसे ऐसे कदम उठाओ ताकि कंजर्वेशन बहुत ज्यादा हो सके नेचुरल रिसोर्सेज का, जीव जंतुओं का। क्लियर पॉइंट, तो ये आपका दूसरा टेक अवे है। क्लियर पॉइंट, अच्छा ये जो आपका कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया था 2022 में, किस एक्ट के अंडर में बनाया गया, तो एक्ट भी इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इंडिया का ही एक्ट है, याद रखना। क्लियर पॉइंट, तीसरा टेक अवे क्या है, मैंने आपको SSE बनाया, SSE स्पेशल सर्वाइवल जो कंजर्वेशन, स्पेशली जो हमें उन प्रजातियों को बचाने की जरूरत है, उसके लिए एक SSE कमिटी बनाई गई है, एक SSE आपका बॉडी बनाई गई कह सकते हो। उसके जो चेयरमैन है कौन है, विवेक मेनन साहब उसके चेयरमैन है। उसके बाद हमारे जो ये सोनाली घोष मैडम है, सोनाली घोष मैडम कौन है, डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, ठीक है, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, उसकी कौन है, ये उनकी डायरेक्टर है, ये याद रखना, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, उसकी डायरेक्टर है ये, याद रखना कौन, ठीक है, तो सोनाली घोष मैडम। इन्हें यहां पे एक अवार्ड दिया गया है इनके अच्छे कामों के लिए। कौन सा अवार्ड, याद रखना, ठीक है, कैंटन मिलर अवार्ड फॉर नेशनल पार्क इनोवेशन। यानी कि इन्होंने ऐसे ऐसे इनोवेशन किए हैं, ऐसी ऐसी खोज की यहाँ पे राष्ट्रीय पक्षियों को बचाने के लिए, पौधों को बचाने के लिए, फ्लोरा फौना सब कुछ को ऐसे मैनेज किया गया कि इनको अवार्ड दिया गया। और भारत की ऐसी पहली महिला है जिनको यह अवार्ड मिला है, तो बड़े ही गर्व की बात है हमारे भारत के लिए। ये तीसरा टेक अवे में 2 लोगों की हम लोगों ने बात की, विवेक मेनन साहब की बात की जिन्हें SSE का चेयरमैन बनाया गया है, और सोनाली घोष मैडम की बात की जिन्हें अवार्ड दिया गया, कौन सा, कैंटन मिलर अवार्ड। ठीक है, याद रखना। चौथा जो आपका टेक अवे है, वाइल्ड लाइफ रिकॉग्नाइज्ड एज क्लाइमेट अलाइज टू हेल्प इकोसिस्टम एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। एक रिजल्ट ये दिखाया जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ को है जोड़ के देखा जाए, अलाइज करके देखा जाए, ठीक है, याद रखना, वाइल्ड लाइफ रिकॉग्नाइजेस एज क्लाइमेट अलाइज टू हेल्प इकोसिस्टम एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। अगर वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम को अगर जोड़ के देखें, रिलेट करके देखें, तभी हम इनको बचाने की कोशिश करेंगे। वाइल्ड लाइफ गया, डेफिनेटली भैया अपना इकोसिस्टम भी गया। वाइल्ड लाइफ को अच्छा करोगे तो डेफिनेटली इकोसिस्टम भी हमारा अच्छा होगा, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला टेक अवे देखते हैं। आबू धाबी में मीटिंग हुई, डेफिनेटली मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, और ये आपका
2025 की बात है। तो ये आपका इसमें एक नेचर 2030 प्रोग्राम चलाया गया जो कि 26 से लेके 29 तक चलाया गया। 26, 27, 28, 29, 30, मतलब 30 तक में कवर होगा, 29 तक इसको चलाया जाएगा। क्लियर पॉइंट। अब ये क्या बता रहा है, बायोडायवर्सिटी गोल को सेट किया गया है, यानी कि कुछ ऐसे हमारे टारगेट सेट किए गए हैं, ठीक है। 2030 तक हमको क्या करना है, पूरी तरीके से बायोडायवर्सिटी के लिए काम करना है, डेडिकेट करना है। उसके बाद अगला जो आपका टेक अवे है मोशन 42। मोशन 42 यानी कि एक ऐसा एक्शन है जो 42nd एक्शन है, ठीक है, 42वां एक्शन है, इसको हम लोग 42nd बोलते हैं, मोशन 42। इसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉसिल फ्यूल जो है उसको कम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये टारगेट लिया हमने। फॉसिल फ्यूल का मतलब कोल, पेट्रोलियम, इनको कम इस्तेमाल करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करो ना भैया, समुद्र के इतना पानी बनाओ ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करो, सोलर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करो, ये हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। और उसके बाद एक मोशन 108 भी है, ये वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन की बात करता है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो। क्लियर पॉइंट। अगला जो आपका टेक अवे आता है, इंडिजिनस पीपल वर्ल्ड समिट, अक्टूबर 8 से 10 अक्टूबर को इंडिजिनस पीपल वर्ल्ड समिट किया गया था, यानी कि जो लोकल लोग हैं उनकी मीटिंग की गई थी। अब एक बात बताइए, ठीक है, पटना में, पटना के बारे में लोग पटना के ज्यादा जानते हैं या फिर दिल्ली बॉम्बे के लोग ज्यादा जानते हैं, पटना के बारे में ही जानेंगे ना। तो यहाँ पे जब पटना के डिसीजन लिया जाएगा तो पटना के लोगों को बुलाया जाए, मुंबई का डिसीजन लिया जाएगा तो मुंबई के लोगों को बुलाया जाए, ठीक है, कोलकाता का डिसीजन लिया जाएगा कोलकाता को बुलाया जाए। इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे जब इंडिया के बारे में डिसीजन लिया जाएगा तो इंडिया को बुलाया जाए, साउथ अफ्रीका, इस तरीके से यूएस, यूके, अलग अलग कंट्रीज का डिसीजन लिया जाए और उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे देश में किस तरीके से कंजर्वेशन को बढ़ावा दिया जाए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडिजिनस पीपल्स वर्ल्ड समिट, जो कि 8 से 10 अक्टूबर को किया गया था। क्लियर पॉइंट। अगला टेक अवे क्या रहने वाला है यहाँ पे, 43% नेचुरल साइट्स जो है ना भाई साहब, रिजल्ट है याद रखना, बड़ी चिंता की बात है हमारे लिए। 43% जो नेचुरल साइट्स है ना वो हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से नुकसान में आ रही है, याद रखना। 43% नेचुरल साइट थ्रेटन की है, क्लियर याद रखना। और सिर्फ 57% है जो अभी सुरक्षित हैं, 43% हमारे खतरे में है और सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से। और क्लाइमेट चेंज के रिस्पॉन्सिबल कौन है, हम ही तो हैं। गाड़ियां चला रहे हैं, कार्बन एमिट हो रहा है, धुआं धक्कड़ इतना सारा निकल रहा है, स्मोकिंग इतनी ज्यादा हो रही है, हम लोग केमिकल अपनी नदियों में बहा रहे हैं फैक्ट्रियों का, तो डेफिनेटली भैया इकोसिस्टम तो बर्बाद होगा ही, ठीक है। अब जो लास्ट टेक अवे है वो ये है कि इंडिया जो है, या फिर ये जो कांग्रेस जो हुआ है, जो कांग्रेस का मतलब मीटिंग की बात करें यहाँ पे, ठीक है, ये जो कांग्रेस हुआ है, जो मीटिंग हुआ है, ये ग्लोबल कंजर्वेशन लीडरशिप को दिखाता है कि यानी पूरी दुनिया के अलग अलग बड़े बड़े देश यहाँ पे मिलकर के कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, गवर्नेंस स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं स्ट्रेटजी बनाने में। तो ये देखा जाता है कि पॉजिटिव स्टेप जरूर उठाया गया है और आने वाले समय में इसका डेफिनेटली हमको रिजल्ट भी मिलने वाला है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज ये सेशन खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में इसी तरीके से और भी कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।